हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड आज मैं आप लोग के बीच उसी सीरीज़ में एक न्यू वीडियो लेके आया हुआ हूँ। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन, या फिर उस रिलेशन को प्रूव करने वाले हैं। और वो रिलेशन किसके बिटवीन रहेगा? फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिटवीन रहेगा। सो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड जो मैं वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ 10 के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ अभी हाल फिलहाल। तो मैंने बता रखा था कि मैंने स्टार्टिंग कहाँ से कर रखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से किया हुआ है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे बाय अ कॉनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर को फिनिश करने के बाद हम लोग सीधा इस टॉपिक पे आए हैं, द रिलेशन बिटवीन कर्व रेडियस एंड फोकस लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा जहाँ पे बिटवीन लिखा हुआ है, वो बिटवीन पे व्हाइट लाइट का स्पॉट पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको एग्जैक्ट नहीं दिख रहा होगा। मैं बोल दे रहा हूँ कि इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, बिटवीन लिखा हुआ है। तो रिलेशन बिटवीन हम किसके रिलेशन की बात कर रहे हैं? 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो एकदम से लो स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। तो बच्चा ध्यान से सुनना, आप लोग रिलेशन, किस रिलेशन की बात कर रहे हैं? हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो एक बात तो आप पहले से जानते हो, आपको पहले से कंफर्म है ये बात। क्या कंफर्म है आपको पहले से? कि ये जो फोकल लेंथ होता है ना, ये आधा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, इसका हाफ रहता है हमेशा फोकल लेंथ। मे बी ये आपका एक फॉर्मेट फिगर है, इसमें आपको ना दिख रहा हो हाफ, लेकिन आप अगर आप स्केल से मेजर करके बनाओगे तो आपको हाफ लेंथ ही लेना है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, क्योंकि स्फीयर से ही काटा गया पार्ट होता है। तो दैट्स वाई सेंटर से लेके इसके इस सरफेस तक का जो भी डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमको रिलेट करना है, किसको किसको रिलेट करना है। आर को रिलेट करना है जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एंड किसको रिलेट करना है साथ में? आर के साथ में फोकल लेंथ को रिलेट करना है। ठीक है, ओके। सो नाउ फिगर मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया है, बट फिगर को आपको ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है। कैसे समझना है? अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, मानते हैं, देखो ध्यान से, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया जो कि रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जा रहा है? फोकस से जा रहा है। और अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉप करते हैं ना, तो हमेशा नॉर्मल जाने कहाँ से वाला है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला है। ये बात आपको पहले से पता है कि जो नॉर्मल हमेशा ड्रॉप करते हैं हम लोग, मतलब लाइक अगर हम कोई स्फीयर हमने लिया होगा और उसका सेंटर ये रहा होगा, और किसी भी पॉइंट से, मतलब सेंटर से किसी भी पॉइंट पर इस सरफेस पर ड्रॉप करते हैं, तो ये 90 एंगल पर ही हिट करेगा जाके। और किसी भी सरफेस पे 90 एंगल पे जो हम लेते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। इसके बारे में डिस्कशन पहले से हो चुका है। ठीक है, सो ओके, तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये आपका 90 एंगल पे क्यों जा रहा है, ये 20 से ही क्यों जा रहा है, और 20 से जाने के बाद सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यों जा रहा है। तो पॉइंट ये है, आप कंफ्यूज मत हो, समझ लो इस बात को कि ये अगर हम नॉर्मल ड्रॉप कर रहे हैं तो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्यों जा रहा है। तो इसका रीजन भी समझ में आया, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन या कोई भी रे ड्रॉप करते हैं इस सरफेस पे, तो उस सरफेस पर 90 एंगल पे ड्रॉप होगी। इस मिरर की अगर हम लोग बात करें तो, ओके, बार बार सरफेस बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा, मिरर की बात करते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये इंसिडेंट एंगल हो गया आई, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। शायद आपको दिख रहा हो, ये इंसिडेंट एंगल आई हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और बीच में नॉर्मल हो गया। ठीक, तो कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं नाउ। कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, क्या आ रही होंगी अभी बताया नहीं तो कैसे आएंगी। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ओ ए सी की बात करूं, तो एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू, ये जो आई एंगल है ना, ये इंटीजर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से ये बाहर वाले एंगल के जस्ट कैसे होगा? इक्वल होगा। मतलब ये वाला आई और ये वाला आई एक दूसरे के इक्वल होगा। आपने ये प्रॉपर्टी मैथ में पढ़ी होगी कि ये वाला एंगल अगर आपका आई है तो ये वाला भी एंगल इसके जस्ट कैसे होगा? इक्वल होगा। तो आई आई आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो एंगल अभी आपका इक्वल हो जाएगा कौन सा एंगल? सी ए एफ, सॉरी ए सी एफ ले लेते हैं इसको, ए सी एफ, ए सी एफ, जिसका एंगल लेते हैं वो हमेशा मिड में रहता है, बीच में रहता है। ठीक है, ये आपको पहले से पता होगा। ओके, तो थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं। वेरिएशन क्या कर सकते हैं? जो एंगल ओ ए सी है ये इक्वल होगा किसके? ये जो एंगल आई है ना, ये जो आई है ये इसके इक्वल है, तो ये जो आई है ये आर के भी तो इक्वल रहेगा ना, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। तो एंगल सी ए एफ के इक्वल रहेगा। ओके, सो नाउ थोड़ा सा और वेरिएशन करते हैं कि जो एंगल सी ए एफ है वो किस एंगल के इक्वल में रहेगा? ए सी एफ के भी इक्वल में रहेगा। ध्यान से देखना कि जो एंगल
सी ए एफ, मतलब हम आर की बात कर रहे हैं, वो किसके इक्वल में है? ए सी एफ के इक्वल, मतलब आर और आई एक दूसरे के इक्वल में है। आप शॉर्ट में लिख दो, आर और आई एक दूसरे के इक्वल में है। और यहाँ पर जो फर्स्ट में जो प्रॉपर्टी लग रही है, जो फर्स्ट पॉइंट में प्रॉपर्टी लग रही है, वो आपकी लग रही है क्या? जो आई आई है वो एक दूसरे के इक्वल में है, इंटीजर एंगल प्रॉपर्टी। और अगर हम यहाँ पर देखें तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो बी हो रहा है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से हो पा रहा है। पॉसिबल किसकी वजह से? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। दोनों एंगल का एक दूसरे के इक्वल होना, तो अगर ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये भी एक इसके इक्वल ही होगा। ओके, सो नाउ कुछ चीज़ें यहाँ से देख लो। अगर ये दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये वाला आर्म और ये वाला आर्म, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? ए एफ और एफ सी की बात कर रहे हैं, ये एक दूसरे के इक्वल में होंगे, ठीक है। सो नाउ वी कैन राइट डाउन एफ ए इज इक्वल टू एफ सी। ओके, सो ऐसा मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये जो कर्व सरफेस है ना, ये इतना ज़्यादा कर्व नहीं है, मतलब ये जो ए पॉइंट है ये पी पॉइंट के बहुत ज़्यादा पास में है। तो ए को नियर अबाउट किसके ले लिया जाता है? पी के नियर अबाउट ले लिया जाता है। ये बात ध्यान से देखना, जो ए है ये पी के नियर अबाउट ले लिया जाता है। ए किसके नियर अबाउट ले लिया जाता है? पी के नियर अबाउट ले लिया जाता है। सो इन दिस सिचुएशन वी कैन राइट डाउन, ए जहाँ पर है वहाँ पे पी लिख सकते हैं, तो आपका निकल के आ जाएगा पी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका ए एफ था तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पी एफ इज इक्वल टू एफ सी। अब आप ध्यान से देखो, जो पी एफ इज इक्वल टू एफ सी है, ये हाफ है इस पूरे डिस्टेंस की, और सारी डिस्टेंस हमें कहाँ से लेनी होती है? पोल से लेनी होती है। सो 1/2 हम क्या लिख देंगे? पी सी। ये 1/2 पी सी एक्चुअल में लिखा क्या है? एफ सी ही लिखा है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। 1/2 पी सी मतलब इसका हाफ डिस्टेंस ही क्या था आपका? एफ सी था। ओके, अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। आपको पता है पी एफ को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं? एफ से लिख सकते हैं, और जो पी सी है उसको किससे लिख सकते हैं? आर से। तो ये आपका हो गया एफ इज इक्वल टू 1/2 आर। इसको अच्छे से लिखना है तो R/2 निकल के आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ यहाँ से प्रूव हो जाती है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के कैसा होगा? आधा होगा, हाफ होगा। तो ये बात आपको एग्जैक्ट यहाँ से पता चल गई होगी। आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बहुत सॉफ्टली समझाने की कोशिश की है मैंने, वो एनर्जी शायद आपको दिख नहीं रही होगी। उसका सिंपल सा ही रीज़न है कि रात का 2 बजा है और तब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है। आई थिंक समझ सकते हो। तो ये कॉनकेव मिरर के लिए था फर्स्ट केस। हम लोग सेकेंड केस देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। मे बी ये बोर्ड में आता है, पूछा जाता है, खासकर यूपी बोर्ड में। ओके, तो आप ध्यान से इसे नोट कर लें।